हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा अध्याय 8 चल रहा था साइंस के अंतर्गत, जिसमें अपन ने कुछ स्टार्ट कर दिया था, है ना। भूमिका स्टार्ट कर दी थी कार्बन एवं इसके यौगिक की, जिसको हम कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज की इस वीडियो में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, विषय वस्तु अध्याय 8 की विषय वस्तु को हमने देखा था। कार्बन परमाणु की विशेषता, हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण, कार्बन के अपर रूप, कार्बन में श्रृंखला, कार्बन में श्रृंखलन, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, सरल यौगिकों के नामकरण, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये अपन ने विषय वस्तु देखी थी। इसमें अध्याय 8 में हमने भूमिका स्टार्ट कर दी थी। भूमिका को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। भूमिका में हमने क्या क्या समझा था? कार्बन की विशेषता समझी थी, है ना। कार्बन परमाणु के बारे में बहुत कुछ जाना था हमने, है ना। कार्बन परमाणु किसे कहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जानी थी, और कार्बन के यौगिकों के विषय में भी बहुत सारी चीज़ें जानी थी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम बुक जो है अपनी आरबीएससी क्लास 10 की जो बुक है, उसके फर्स्ट टॉपिक कार्बन परमाणु की विशेषता, टॉपिक क्या है? कार्बन परमाणु की विशेषता, इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझना है कार्बन परमाणु की विशेषता, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और नोट्स को हाथों हाथ लिखते चलें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। स्टार्ट करेंगे फिर। क्या स्टार्ट करना है? कार्बन परमाणु की विशेषता, यानी कार्बन परमाणु की विशेषताओं के विषय में अपन को पढ़ना है, जो कि कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की, है ना। 7 परमाणु की विशेषताएं, कार्बन परमाणु की 7 विशेषताओं को अपन को अध्ययन करना है। कितनी विशेषताएं हैं? 7 विशेषताओं को अपन को अध्ययन करना है। केवल 7 ही हैं, आराम से याद करेंगे, एक एक विशेषता को बहुत अच्छी तरीके से समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो पहली विशेषता क्या है, देखें तो पहली विशेषता है परमाणु क्रमांक। क्या विशेषता है? परमाणु क्रमांक। आपको ऐसे ही लिखते चलना है, टॉपिक डालना है कार्बन परमाणु की विशेषता, ब्रैकेट में लिखना है कुल 7 प्रकार की विशेषताएं हैं, और उसमें पहली विशेषता है परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक, कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, ये आपने पता है आपको? ये अपन पिछले अध्यायों में पढ़कर आ चुके हैं, अभी तक पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक है ना। तो इससे मैं क्या अनुमान लगा सकता हूँ कि जो कार्बन है, जो कार्बन परमाणु है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हैं वो कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसमें? कार्बन परमाणु में। इसलिए इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 6 है, ठीक है। दूसरी बात, परमाणु क्रमांक को Z से निरूपित करते हैं। परमाणु क्रमांक को किससे निरूपित करते हैं? Z से निरूपित करते हैं। ये तो हुई इसकी पहली विशेषता, समझ में आया। चलो फिर दूसरी विशेषता पे बढ़ते हैं। लिखो दूसरी विशेषता क्या है? प्रतीक। क्या है? प्रतीक है। प्रतीक किसका प्रतीक? कार्बन परमाणु का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? C होता है। क्या होता है? C होता है। अगर हम जानते हैं कि पेरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, आवर्त सारणी किसे कहते हैं, तो हमारे को भली भांति रूप से ये भी पता होगा कि जो प्रतीक C यानी आवर्त सारणी में जो C अल्फाबेट दिखता है हमारे को, वो किसका होता है? कार्बन परमाणु का होता है ना। अगर हम परमाणु क्रमांक 6 पर जाएं आवर्त सारणी में, तो हमारे को कौन सा परमाणु मिलेगा? कार्बन परमाणु मिलेगा, ठीक है। ये हुई इसकी दूसरी विशेषता। कार्बन परमाणु का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? C होता है, ठीक है। आगे बढ़े। तीसरी विशेषता क्या है इसकी? संयोजकता। क्या होती है? संयोजकता। संयोजकता कितनी होती है इसकी? 4 होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा, संयोजकता किसे कहते हैं? पिछले वाले वीडियो में भी बताया था और पिछले अध्यायों में भी आप पढ़ कर आ चुके हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की कमी संयोजकता कहलाती है। परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और ये इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके आधार पर हम मापते हैं? उसके अष्टक के आधार पर, है ना। अष्टक यानी एक
कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये हमारे को पता है। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो किसी कक्ष में या किसी कोश में या किसी ऑर्बिट में, किसी परमाणु के किसी ऑर्बिट में यदि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो कितने की कमी है, 1 की कमी है। तो वो 1 की जो कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, वो किसको दर्शाती है, संयोजकता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, संयोजकता को दर्शाती है। इसी प्रकार जो अपना कार्बन परमाणु होता है, उसके बाह्यतम कोश में होने तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 होने तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, लेकिन होते कितने हैं, 4। कमी कितनी इलेक्ट्रॉनों की है, 4 की। तो वो 4 इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो किसको दर्शाती है, संयोजकता को दर्शाती है। तो इसी प्रकार जो कार्बन परमाणु है उसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। इस बात को अपन बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं, समझिए इस बात को। देखिए अपने पास है एक कार्बन परमाणु, है ना, कार्बन परमाणु है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास, 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो पहला अपन ऑर्बिट बनाते हैं, इसके अंदर पहला कक्ष बनाते हैं। देखिए बनाया पहला ऑर्बिट। अब पहले कोश कह लो, कक्ष कह लो, ऑर्बिट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पता है सबको, कितने भरे जाते हैं, 2 भरे जाते हैं। तो 6 में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दूं क्या, चलो भर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ भर दिए। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने पहले कक्ष में भर दिए हैं। बचे कितने मेरे पास, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो भरे नहीं जा सकते, क्योंकि नियम क्या कहता है, नियम और कायदों को भी ध्यान रखना है अपन को। नियम क्या कहता है कि पहले कोश में, पहले ऑर्बिट में या पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर इसमें तो भर नहीं सकते, तो अपन जाएंगे दूसरे कक्ष की तरफ, दूसरी कक्षा की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन। अपने पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भर दें क्या, भर दो साहब, लो भर दिए, ठीक है। तो ये जो नीले वाले जो बॉक्स दिख रही है आपको, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जो अपन ने भर चुके हैं। अब कितनों की कमी है, होने कितने चाहिए थे, 8, हैं कितने, 4, कमी कितने की है, 4 की। तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। तो उन 4 इलेक्ट्रॉन जिनकी कमी है उसको भी मैं दर्शाता हूं ग्रीन बॉल से। जो यहाँ पर आपको ग्रीन बॉल्स दिख रही हैं, यहाँ पर वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिससे कार्बन क्या करेगा, साझा करेगा या किसी से बंध बनाएगा, या कि अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए जिससे बंध बनाएगा, वो वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे। तो ग्रीन जो है एरिया, जो ग्रीन आपको बॉल्स दिख रही है, वो इलेक्ट्रॉन है संयोजकता के इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है ना, संयोजकता की इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब ये प्लेस जो है वो खाली है। तो इस प्रकार से कार्बन परमाणु दर्शाया जाता है। कार्बन है, उसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन होते कितने हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 और 2 6 हो जाते हैं ना। कमी कितने की है, 4 की, तो वो इसकी संयोजकता कहलाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक, संयोजकता समझ में आया। अब समझिए संयोजकता में ही एक और बिंदु आता है। कार्बन अपनी संयोजकता 4 प्रकार से पूरी करता है, क्योंकि हम देखते हैं जो कार्बन ही नहीं, और भी जितने भी तत्व होते हैं, और भी जितने परमाणु होते हैं, लाइक ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, लिथियम ले लो, हाइड्रोजन, बेरिलियम, जितने भी 118 तत्व हैं, वो अपना अष्टकपूर्ण या अपने आप को उदासीन बनाने के रूप में लगे रहते हैं, है ना, कि मैं उदासीन बना रहा हूं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड यानी बंध बनाते हैं। तो इसी प्रकार कार्बन भी अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए बंध बनाता है ना। तो वो कितनी प्रकार से अपनी संयोजकता को पूरी करता है, 4 प्रकार से अपनी संयोजकता को पूरी करता है ना। 4 टाइप्स से कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता यानी वैलेंसी को पूरी करता है। तो वो 4 जो प्रकार है उनको अपन डिटेल से समझेंगे, बहुत सरल है, देखो समझो, मेरे साथ बने रहो बस, और एक एक पॉइंट को लिखते चलो। ये जो डायग्राम बना है इसको भी लिखो, है ना। ग्रीन पेन होगा तो ग्रीन पेन से लिखो, रेड पेन है तो रेड पेन से लिखो, और ब्लू पेन है तो ब्लू पेन से। मैंने वही यहाँ पर कलर चुने हैं जो आपके पास पेन जिसके पास उपलब्ध है ना। अपने पास 4 प्रकार के पेन उपलब्ध होते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है ब्लू, दूसरा होता है ग्रीन, तीसरा होता है रेड और ब्लू या फिर ब्लैक, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के पेन है जिनका यूज किया गया है। तो आप भी पूरे इसी प्रकार से नोट्स बनाओ,
क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। तो कार्बन अपनी संयोजकता 4 प्रकार से पूरी करता है। तो पहला प्रकार की ओर बढ़े तो देखें, पहला प्रकार है 4 एकल संयोजी परमाणु, जैसे CH4 और CCl4, है ना, 4 एकल संयोजी परमाणु। एकल संयोजी परमाणु का क्या अर्थ होता है? एकल संयोजी परमाणु किसी को पता है क्या? पता हो तो हाँ लिख देना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं बता रहा हूं। एकल संयोजी परमाणु का अर्थ होता है वह परमाणु या ऐसा परमाणु जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। यानी जो कार्बन परमाणु है वो 4 एकल संयोजी ऐसे 4 परमाणु को चुनता है, ऐसे 4 परमाणु को चुनता है जिनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो जिनसे वे एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर अपनी तरफ ले लेगा और अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो उनसे साझा कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है CH4 और CCl4। इस एग्जाम्पल को अपन भली भांति रूप से समझते हैं। देखिए CH4, जो CH4 यौगिक है इसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। अब हाइड्रोजन क्यों जोड़ा? क्योंकि हाइड्रोजन एक एकल संयोजी परमाणु है ना। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके बाह्यतम कोश जो हाइड्रोजन होता है ना, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। तो CH4 जो यौगिक है इसमें जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो उसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे, है ना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और जो ये लकीरें हैं ये बॉन्ड बताती है, बॉन्ड दर्शाती है, यानी बंध को दर्शाती है कि किस प्रकार का बंध है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। वैसे बंध 3 प्रकार के ही पाए जाते हैं। पहला एकल बंध, दूसरा द्विबंध और तीसरा त्रिबंध। 3 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी बंध पाए जाते हैं। तो ये जो सिंगल लकीर आपको कहीं भी दिखे, ऐसी सिंगल लकीर, ये वाली जो लकीर है, ऐसी जो सिंगल लकीर है वो आपको कहीं भी दिखे तो इसका मतलब है एकल बंध। जो यौगिक है वो एकल बंध से बंधित है, जो यौगिक है वो एकल बंध से बंधित है। ठीक है ना, ये समझना है। तो क्या अपनी बात कहाँ पर थी, कहाँ पर चल रहे थे कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4, 1 होती है। ठीक है ना। तो ऐसे हाइड्रोजन जिनकी संयोजकता 1 है, ऐसे इस प्रकार के 4 हाइड्रोजन से कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता पूरी करता है। कैसे? देखो, यह हाइड्रोजन जोड़ा, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ पर एक, इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो है यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और यहाँ पर किसका इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है? कार्बन का। तो ये इससे कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड में इससे कंप्लीट हो गया, फिर थर्ड में इससे कंप्लीट हो गया और चौथा इससे कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। जो कार्बन परमाणु है उसकी संयोजकता इस प्रकार से कंप्लीट होती है। और जो अपन ने ये संरचना बनाई है ये संरचना सूत्र कहलाता है। जो CH4 है इसका संरचना सूत्र क्या होता है? ये होता है जो अपन ने बनाया हुआ, ये पूरा होता है संरचना सूत्र। किसी यौगिक का संरचना सूत्र इस प्रकार से बनता है। ठीक है ना। तो ये जो संरचना सूत्र है इसका नाम क्या है? CH4 को अपन किस नाम से और जानते हैं? मीथेन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मीथेन के नाम से। तो ये हो गया अपना CH4 का संरचना सूत्र। और संरचना सूत्र ऐसे बनाते हैं, समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं CCl4 का। किसका एग्जांपल लेते हैं? CCl4 का। कि CCl4 का संरचना सूत्र कैसे बनता है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि क्लोरीन, Cl का अर्थ क्या होता है? क्लोरीन। यहाँ जो Cl है इसका अर्थ क्या होता है? क्लोरीन। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है? 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1 संयोजकता हुई। तो ये कैसा परमाणु कहलाया? एकल संयोजी परमाणु कहलाया। क्लियर हो रहा है ना एक एक पॉइंट? तो समझो, कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। तो अपन ने इस प्रकार से इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करा। और प्रत्येक संयोजकता जो कार्बन की मांग है, जो कार्बन की मांग कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन की मांग है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को अपन ने 4 क्लोरीन से कंपेयर करा और 1 क्लोरीन ऊपर जोड़ा, 1 क्लोरीन राइट में जोड़ा, 1 क्लोरीन डाउन में जोड़ा और 1 क्लोरीन लेफ्ट में जोड़ा। तो ये भी हो गई अपनी क्या? कंप्लीट। ये भी काम हुआ अपना कंप्लीट। यहाँ पर भी कार्बन की संयोजकता क्या हो गई? पूर्ण हो गई। इसके बाह्यतम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, यानी ये भी विद्युत
के आधार पर उदासीन हो चुका है। और इसका नाम बोले तो क्या होता है, CCl4 का नाम क्या होता है, क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हम CCl4 को क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये वाला नाम, ठीक है ना। एक एक बात को लिखते चलो, बहुत मजा आने वाला है क्लास में, ठीक है। 4 एकल संयोजी परमाणु से, जैसे CH4 और CCl4, ठीक है, पहला अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा कैसा प्रकार है जिससे कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता को कंप्लीट करता है। दूसरा है 2 एकल संयोजी परमाणु लेता है, कार्बन 2 एकल संयोजी परमाणु लेता है, यानी 2 ऐसे परमाणु लेता है जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 तो एकल संयोजी परमाणु लेता है, और एक परमाणु कैसे लेता है, द्वि संयोजी, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। 2 तो एकल संयोजी परमाणु लेता है, 2 ऐसे परमाणु लेता है जिनकी संयोजकता कितनी हो, 1 हो, यानी हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 तो हाइड्रोजन अपने कंप्लीट होगा, और एक द्विसंयोजी परमाणु लेता है। द्विसंयोजी परमाणु यानी जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, वो होता है अपना ऑक्सीजन। एग्जाम्पल में दे रखा है ना, CH2O। इसको क्या कहते हैं अपन, फॉर्मेल्डिहाइड। एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर्मेल्डिहाइड का यौगिक सूत्र लिखो, यौगिक सूत्र पूछे तो CH2O लिख देना, या आणविक सूत्र भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, CH2O लिख देना। या फिर CH2 पूछ सकता है, CH2 का नाम बताओ, है ना। तो इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको समझते हैं अपन। देखो CH2 की संरचना बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं इसका। कार्बन है अपने पास, देखो CH2 का अपन क्या बनाते हैं, संरचना सूत्र। कार्बन है अपने पास एक, क्या है, कार्बन है। कार्बन में 2 एकल संयोजी परमाणु है, यानी 2 परमाणु, 2 तो अपन को कैसे जोड़ने हैं, एकल संयोजी परमाणु, तो जोड़ दें ऐसे। ये जो निशान होता है वो किसका होता है, आइसो का होता है। इसको क्या कहते हैं अपन, आइसो, ISO, है ना, आइसो से इसको निरूपित करते हैं, ठीक है ना। ये जो आकृति दिख रही है ये वाली, ये आइसो के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ये वाला जो अपना है, ये वाली लकीर, ये एकल बंध को दर्शा रही है। तो इससे अपन एक तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो 2 तो संयोजकता अपनी, 2 इलेक्ट्रॉन तो अपन ने भर दिए, कार्बन परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन तो अपन ने भर दिए, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यानी 2 एकल संयोजी परमाणु तो अपन ने भर दिए। अब अपन को एक द्वि संयोजी परमाणु लेना है, तभी तो 4 हो पाएंगे ना यार, समझ रहे हो क्या। अपन को 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं कार्बन परमाणु में, 2 तो अपने हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गए, बचे कितने, 2 और। तो 2 और किससे भरेंगे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विसंयोजी परमाणु। क्या कहते हैं, द्विसंयोजी परमाणु। समझ में आ रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का यूज। अब डबल बॉन्ड देख लो, ऐसे लगता है, जो 2 लकीरें होती है ना, ये 2 लकीरें दिख रही हैं आपको, ये किसकी होती है, डबल बॉन्ड की होती है। किसकी होती है, डबल बॉन्ड की, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन, द्विबंध। क्या कहते हैं, द्विबंध। तो इसको अपन ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, ऑक्सीजन से। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ना, देखो फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं, लिख लो इसको, ऐसे लिखते हैं ना, फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो संरचना सूत्र है, ये जो पूरा संरचना सूत्र है वो किसका है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है, ठीक है ना। और फॉर्मेल्डिहाइड का संरचना सूत्र पूछ ले तो ऐसे बना देना, और कुछ भी पूछ ले अपन को तो अपन ने तो सीख ही लिया, ठीक है। तो ये हुआ अपन को कार्बन अपनी दूसरा समझ लिया अपने प्रकार कि कार्बन अपनी संयोजकता कैसे पूरी करता है, दूसरा प्रकार समझ लिया। अब तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार बताया गया है एक एकल संयोजी परमाणु प्लस एक त्रिसंयोजी परमाणु, एक एकल संयोजी परमाणु और एक त्रिसंयोजी परमाणु, जैसे HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना, HCN, ठीक है। यानी कार्बन एकल संयोजी परमाणु, एक एकल संयोजी, यानी यहां पर क्या हो रहा है, एक एकल संयोजी परमाणु यानी हाइड्रोजन को ले रहा है। हाइड्रोजन इस बार कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है इस बार, 1 है, ठीक है ना। और एक त्रिसंयोजी परमाणु यानी एक हाइड्रोजन और एक त्रिसंयोजी परमाणु
इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो वो जो परमाणु है, वो जो एटम है, वो क्या कहलाता है? त्रिसंयोजी परमाणु, है ना। तो देखो इसका एग्जाम्पल दे रखा है HCN, तो इसको भी समझते हैं, इसका भी संरचना सूत्र देखते हैं। HCN का संरचना सूत्र कितना होता है? HCN का संरचना सूत्र कितना होता है? कार्बन, है ना। सबसे पहले अपन देखेंगे कार्बन को। कार्बन की संयोजकता अपन को पता है, पढ़ते आए अभी तक, 4 होती है, ठीक है ना। तो बातों को समझिए, एक तो है एक एकल संयोजी परमाणु, एक एकल संयोजी परमाणु यानी हाइड्रोजन, ठीक है ना। एक एकल संयोजी परमाणु अपन ने जोड़ दिया हाइड्रोजन, और बोल रखा है एक त्रिसंयोजी परमाणु। एक त्रिसंयोजी परमाणु यानी नाइट्रोजन, एन भी जुड़ रखा है ना वहां पर, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो बाह्यतम कोश यदि अपन, जैसे अभी मैंने आपको कार्बन का बनाना सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, वैसे ही अगर अपन नाइट्रोजन का बनाए, नाइट्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरें, नाइट्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, अच्छा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताना जरा? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो अपन जब इसको भरते चलेंगे तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है ना। तो ये होता है। तो कार्बन परमाणु को अपन को त्रिबंध से जोड़ना पड़ेगा। कितने बंध से जोड़ना पड़ेगा? त्रिबंध। और त्रिबंध से अपन जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये 3 लकीरें जो आपको दिख रही है, ये जो 3 लकीरें दिख रही हैं, ये होती हैं त्रिबंध की, यानी ट्रिपल बॉन्ड की। क्लियर है? जिसको अपन जोड़ेंगे नाइट्रोजन से, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना संरचना सूत्र हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का जो संरचना सूत्र होता है वो क्या होता है? H सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। N यहाँ पर नाइट्रोजन है, C यहाँ पर कार्बन है, और H यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। ये हो गया अपना तीसरा प्रकार, किसका? अपनी संयोजकता पूर्ण करने का। किसके? कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता 4 प्रकार से पूरी करता है, जिसमें से 3 हमने पढ़ लिए, चौथा अभी अपन देखते हैं। चलो चौथे में क्या होगा? चौथा क्या दे रखा है? 2 द्विसंयोजी परमाणु से, जैसे CO2, है ना। कार्बन परमाणु 2 द्विसंयोजी परमाणु यानी ऐसा परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, वह परमाणु क्या कहलाता है? द्विसंयोजी परमाणु, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दे रखा है अपन को CO2, इसका भी संरचना सूत्र देखते हैं। CO2 का भी कार्बन है, CO2 का संरचना सूत्र क्या होगा? कार्बन है अपने पास, कार्बन 2 द्विसंयोजी परमाणु से जुड़ा हुआ है। 2 द्विसंयोजी परमाणु यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, दूसरा भी है ऑक्सीजन, है ना। सूत्र में क्या है? यौगिक क्या दे रखा है? यौगिक आणविक सूत्र देखो ना, CO2 यानी एक C है और 2 2 है ना। ये जो संख्या होती है ना, ये अणुओं को बताती है कि कितने अणु बंध में सहभागिता दर्शा रहे हैं, यानी कितने अणु जुड़ रहे हैं, बंध में कितने अणु जुड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ रहे हैं बताओ? 2, है ना। एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। और इस संरचना से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। इसको अपन क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अपन अपने शरीर से एक्सहेल करते हैं, है ना, यानी छोड़ते हैं, बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं CO2। यानी अपन ने चारों प्रकार पढ़ लिए कि जो परमाणु क्रमांक है वो अपनी संयोजकता जो है वो 4 प्रकार से कंप्लीट करता है। वो कितने प्रकार से कंप्लीट करता है? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक बार पहला वाला कौन सा था? 4 एकल संयोजी परमाणु से, CH4, 4 एकल संयोजी परमाणु से CH4। फिर दूसरा 2 एकल संयोजी परमाणु और 1 द्विसंयोजी परमाणु, जैसे CH2 फॉर्मेल्डिहाइड। तीसरा हमने देखा था एक एकल संयोजी परमाणु प्लस 1 त्रिसंयोजी परमाणु, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड HCN। और चौथा हमने देखा 2 द्विसंयोजी परमाणु, यानी कि CO2, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। मतलब अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया देखे तो? अभी तक अपन ने परमाणु क्रमांक को देख लिया। परमाणु क्रमांक क्या होता है? कार्बन परमाणु का कितना होता है? 6। प्रतीक देख लिया जो कि होता है C। संयोजकता कितनी होती है? 4, ठीक है ना। ये अपन ने देख लिया। और कार्बन अपनी संयोजकता 4 प्रकार से पूरी करता है, ये भी अपन ने भलीभांति रूप से समझ लिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब चलें चौथी विशेषता पर। चलो,
कार्बन परमाणु की चौथी विशेषता क्या है? उसकी ज्यामिति, है ना। जो ज्यामिति है कार्बन परमाणु की वो कैसी होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री, वो कैसी होती है? समचतुष्फलक। कैसी होती है? समचतुष्फलक, यानी टेट्राहेड्रॉन। कैसी होती है? टेट्राहेड्रॉन। इंग्लिश में टेट्राहेड्रॉन कहते हैं या टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं, और हिंदी में हम कहते हैं समचतुष्फलक। अभी समचतुष्फलक कभी कभार 2018 के उसमें पूछ भी लिया गया है शायद तक, मेरे हिसाब से, या उससे पहले में, कि समचतुष्फलक ज्यामिति किसे कहते हैं, समझाओ। 2 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है, तो इसका उत्तर आप बहुत अच्छी तरीके से देंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे, ऐसा चतुष्फलक, ऐसा चतुष्फलक। फलक यानी क्या होता है? फलक यानी तो समझते हो ना आप, ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो। ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो, उसमें से एक को आधार मानते हुए इसके 3 कोनों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाए तो अन्य 3 त्रिभुजाकार फलक बन जाएं। इस संपूर्ण त्रिविम ज्यामिति को समचतुष्फलक कहते हैं। इस संपूर्ण त्रिविम ज्यामिति को क्या कहते हैं? हम समचतुष्फलक कहते हैं। यानी कि आपको अगर बनाना हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाओगे आप, मैं बताता हूँ। एक कागज लेना, स्क्वायर अपना कागज लेना, कागज में जैसे आप एरोप्लेन बनाते हो ना वैसा एक ट्रायंगल बना देना, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना करा, फिर उसको 3 तरफ से मोड़ना, उस ट्रायंगल को 3 तरफ से मोड़ना। ऊपर की तरफ से जो उसका तिकोना भाग है उससे एक ट्रायंगल बनाना, ठीक है ना। फिर क्या करोगे? फिर जब आप एक ट्रायंगल बनाओगे ना, पूरा ट्रायंगल बनाओगे तो स्वतः ही 2 ट्रायंगल लेफ्ट और राइट में आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, और जो लेफ्ट और राइट में जो ट्रायंगल है और जो अपर वाला जो ट्रायंगल है जो अभी अभी आपने बनाया है अपने हाथों से, उसको एक हाथ से पकड़ना, उसके शीर्ष को, उसका जो कोना है, उसका जो ऊपर का कोना उसको, और जो लेफ्ट वाला ट्रायंगल है उसके कोने को उससे मिलाना, इसके कोने को उससे मिलाना, राइट वाले को। तो अपन देखेंगे कि अपने पास जो प्राप्त आकृति है, जो त्रिविम आकृति यानी जो 3D आकृति है, जो 3D शेप मिलेगा अपन को, वो मिलेगा एक टेट्राहेड्रॉन यानी समचतुष्फलक मिलेगा, जिसके आपको 4 फलक मिलेंगे। एक तो आधार में आपको मिलेगा एक त्रिभुज, एक लेफ्ट साइड में मिलेगा, एक राइट साइड में मिलेगा, और ऐसी आपको एक ज्यामिति मिलेगी जो होगी समचतुष्फलक की, ठीक है। ये तो बात हुई अपनी यहाँ तक की। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो एग्जाम्पल अपन मीथेन से समझते हैं, इसको CH4 से। तो ये जो आकृति दिख रही है ना आपको, ये होती है समचतुष्फलक की आकृति। अब इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे ना, तब क्या बन जाएगी? एक समचतुष्फलक आकृति बन जाएगी। अच्छा सर, ये क्या दे रखा है 108.70 PM? PM का अर्थ क्या होता है? PM का अर्थ होता है पिकोमीटर, है ना। ये होती है बंद लंबाई को मापने की इकाई, है ना। बंद लंबाई को, वैसे तो होती है लंबाई को मापने की इकाई, किसकी लंबाई को? बंद लंबाई को, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंद होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 108.70 पिकोमीटर, ठीक है। ठीक है सर, आगे ये जो दे रखा है 109.5 डिग्री, ये क्या दे रखा है सर? ये डिग्री नहीं है, ये मिनट है ना। तो मिनट कह लो, डिग्री कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है 109.5 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, सर तो गलत बता रहे हैं। सर हमारी बुक में तो 109.28 मिनट या सेकंड का वो दे रखा है, क्या कोण दे रखा है, मध्य कोण, बंद कोण कितना दे रखा है? 109 डिग्री 28 मिनट का दे रखा है। तो सर ये क्या बता रहे हैं 109.5 डिग्री? नहीं, आपके बुक में या तो मिसप्रिंट है या फिर कुछ गलती है। वो होती है 109.5 मिनट का, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है। तो इसमें याद रखने योग्य क्या बातें हैं? 2 बातें हैं। पहली, बंद कोण कितना होता है? 109 डिग्री 5 सेकंड, और दूसरा होता है बंद लंबाई 108 डिग्री 108.70 या 108.70 पिकोमीटर, ठीक है ना। ये हो गई अपनी कार्बन की तो ज्यामिति होती है वो इस प्रकार की होती है, ठीक है ना। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलक। क्या होती है? टेट्राहेड्रॉन। समझ में आया? ये हो गया अपना चौथा विशेषता, किसकी? कार्बन परमाणु की। अब 5वीं विशेषता पे चलेंगे आगे। चलो, 5वीं विशेषता है श्रृंखलन।
पांचवी विशेषता क्या है? संकलन। संकलन यानी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कैटिनेशन। मतलब कार्बन कार्बन से जुड़कर अशाखित, शाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को संकलन कहते हैं। कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं? संकलन कहते हैं। देखिए संकलन की जो गुण है ना वो हर किसी में नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन क्या पाया जाता है क्या? कभी आपने देखा है ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़कर? कभी ऐसा कोई यौगिक देखा है क्या? नहीं देखा होगा, है ना। नाइट्रोजन 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 से जुड़ रहा है? नहीं, है ना। बोरोन बोरोन से जुड़ रहा है? नहीं, कभी नहीं देखा होगा आपने। लेकिन कार्बन एक विशेष परमाणु है, तो कार्बन परमाणु में संकलन का गुण पाया जाता है। और संकलन किसे कहते हैं पूछा जा सकता है। 2018 के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम पेपर में पूछा गया है कि संकलन से क्या तात्पर्य है, ये संकलन किसे कहते हैं। तो मुख्य तौर पर, मोटे मोटे तौर पर और बड़े ही सरल तरीके से आपको क्या परिभाषा लिखकर आनी है? कार्बन कार्बन से जुड़कर अशाखित, शाखित और चक्रीय, अशाखित, शाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को संकलन कहते हैं। 100 में 100 नंबर आएंगे। क्लियर है? अब समझो कितने यौगिकों की बात हो रही है। यौगिक कितने यौगिक बनाता है कार्बन कार्बन से जुड़कर? 3। कितने यौगिक बनाता है? 3। पहला अशाखित, दूसरा शाखित और तीसरा चक्रीय। पहला शाखित, पहला अशाखित, दूसरा शाखित और तीसरा चक्रीय। कार्बन कार्बन से जुड़कर, ठीक है ना, अशाखित, शाखित और चक्रीय, ये 3 प्रकार के यौगिक बनाता है। यानी ये 3 प्रकार के कंपाउंड बनाता है। कौन? कार्बन। समझ में आया? अब सर अशाखित यौगिक किसे कहते हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। अशाखित यौगिक किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन से जुड़कर बिना शाखा के कोई आकृति बनाता है, बिना शाखा की कोई संरचना बनाता है, उसे हम अशाखित यौगिक कहते हैं। सर अभी भी पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी, क्या कह रहे हो आप? नहीं पड़ा? पेड़ देखा है क्या? पेड़ पे टहनियाँ भी देखी होगी, और टहनियों के ऊपर टहनियाँ भी देखी होगी, और उन टहनियों के ऊपर टहनियाँ देखी होगी, और उन टहनियों पर एक फूल लगा रहता है या फल लगा रहता है। ये तो देखा होगा ना। तो इसी प्रकार से कार्बन भी देख लो कि कार्बन अपनी संरचना कुछ इस प्रकार से बनाता है कि जो एक टहनी है, एक सिंगल टहनी है, उसमें से, उस सिंगल टहनी में से सिर्फ एक वो ही निकल रहा है, एक सिंगल ही एक टहनी है, तो वो कहलाती है अशाखित। यानी उस पर और कोई टहनी नहीं पाई जा रही है, तो वो अशाखित यौगिक कहलाता है। सर एक एग्जाम्पल से समझाओ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये है अशाखित यौगिक का एग्जाम्पल। ये है एक अशाखित यौगिक। इसका जो सूत्र है, जो इसका संरचना सूत्र है, वो आपको दे रखा है, ये रहा। चार सी हैं और हाइड्रोजन कितने जोड़ रखे हैं? 10। 4 तो सी हैं और हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं? 10। तो समझो इस आकृति का नाम क्या है? ब्यूटेन, है ना। और इस यौगिक का जो आणविक सूत्र होता है वो कितना होता है? C4H10। या अपन गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सॉरी 10 नहीं है, 12 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। तो C4H12 इसका क्या हो जाएगा? आणविक सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है आपको, ये अशाखित यौगिक है। ये अशाखित यौगिक का संरचना सूत्र है ये, और ये किसका संरचना सूत्र है? ब्यूटेन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रत्येक परमाणु जो है ना, उसकी संयोजकता पूर्ण हो रही है, यानी पूरी हो रही है। देखिए पहला परमाणु जो है ये वाला, इसकी संयोजकता पे ध्यान देता हूँ, कितनी होती है? 4। तो पहली संयोजकता पूर्ण कर रहा है ये वाला हाइड्रोजन, दूसरी कर रहा है ये वाला, तीसरी कर रहा है ये वाला, और चौथा जो संयोजकता है वो, चौथा संयोजकता किससे पूर्ण हो रही है? इस वाले कार्बन से। किस वाले? इस वाले से। तो ये हो गया अशाखित यौगिक। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं शाखित यौगिक की तरफ। तो शाखित यौगिक यानी जिसकी शाखाएं निकली हो, तो इसको एग्जाम्पल से समझो, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल वही है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें शाखा निकली हुई है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आइसो। यानी 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर भी 12 है क्या हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है। अंतर क्या पड़ा? शाखित और अशाखित का। यहाँ पर अशाखित है, यानी यहाँ पर शाखा नहीं निकली हुई है एक भी प्रकार की, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर शाखा निकली हुई है। क्या कैसे निकली हुई है? एक कार्बन है, ये वाला कार्बन पे ध्यान दो, फोकस करो। ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक टहनी मान लो पूरी,
एक टहनी पर से फिर टहनियाँ निकल रही, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, तो ये कहलाता है शाखित। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये जो वाला निशान जो होता है ये कहीं भी दिखेगा तो उसके साथ आपको आइसो जरूर दिखाई देगा, है ना। तो इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। संरचना सूत्र और संरचना नाम, संरचना का जो नाम है वो ये है, संरचना के आधार पर जो नाम दिया गया है वो क्या है, आइसोब्यूटेन। ये हुआ शाखित यौगिक। अब चक्रीय यौगिक, अब चक्रीय यौगिक का जो फंडा है ना वो थोड़ा अलग है, क्योंकि चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं चक्रीय यौगिक, दो प्रकार के। पहला होता है एलिसाइक्लिक यौगिक, पहला होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक जिसे हम कहते हैं एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं कुछ लोग एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। अपन को दोनों नाम याद रखने, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन को दोनों याद नाम रखना। और दूसरा प्रकार होता है एरोमेटिक यौगिक, दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। जगह भर चुकी है इसलिए अगले पन्ने पे समझाता हूँ आपको बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चक्रीय, एलिसाइक्लिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक, ठीक है ना। मैं जो नाम उपयोग में ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है ना। सर एलिसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं, है ना। तो एलिसाइक्लिक यौगिक देखें तो किसे कहते हैं, समझो। वह यौगिक जिन्हें जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। अपने आसपास में कोई ऐसी आपने कोई चीज जलाई होगी, जिसको जलाया होगा कभी तो बिना धुएं के जली होगी, तो आप समझ लेना कि वो जो यौगिक है वो कैसा कहलाता है, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाता है ना। उदाहरण देख लो इसका, साइंटिफिक उदाहरण है साइक्लोब्यूटेन, है ना। अब इसमें भी ब्यूटेन है, लगा क्या, साइक्लो। क्यों लगा सर, कारण बताओ क्यों लगा। क्योंकि इसकी जो आकृति, मैंने बोला था ना संरचना के आधार पर नाम दिए जा रहे हैं। आप संरचना के आधार पर नाम दिए जा रहे हैं, तो इसकी संरचना कैसी दिख रही है, चक्र बन रहा है कि चक्र, सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखो पूरा, जब भी तो इसका नाम क्या रखा है, चक्रीय। चक्रीय यानी चक्र की तरफ, है ना। तो चक्रीय यानी ये चक्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है। साइक्लो, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, साइक्लोब्यूटेन। वही 4 कार्बन हैं, वही 12 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ संरचना का है कि संरचना इसकी कैसी है, साइक्लो यानी चक्रीय है, ठीक है ना। और इस संरचना का नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन, जिसका संरचना सूत्र आपको दिख ही रहा है। सर ये एलिसाइक्लिक नाम याद नहीं हो रहा है, बहुत हार्ड नाम है, इसको याद करने का तरीका मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। अच्छा, एलिसाइक्लिक यौगिक क्या आता है नाम से याद, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक यानी साइकिल, आ गया ना, माइनर फिट हुआ कि नहीं हुआ। एलिसाइक्लिक यानी एलिसाइक्लिक नाम को अपन को कैसे याद रखना है, साइकिल से याद रखना है। किससे याद रखना है, साइकिल से याद रखना है। बढ़िया साइकिल लिए, ठीक है। एलिसाइक्लिक यौगिक को किससे याद रखना है, साइकिल से याद रखना है। देखो साइकिल को जब अपन चलाते हैं क्या उसमें से धुआं निकलता है क्या, निकलता है क्या, बड़े इंटेलिजेंट हो आप सब, नहीं निकलता उसमें से धुआं, है ना। एलिसाइक्लिक यौगिक को यानी एक साइकिल है उसमें से धुआं नहीं निकलता है, और एलिसाइक्लिक जो यौगिक है उनको जलाने पर भी धुआं नहीं निकलता है। सेम बात आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपन साइकिल से इसको याद रख सकते हैं। पहले तो साइकिल का जो नाम है वो क्या है, साइकिल, जिससे हम एलिसाइक्लिक लिंक कर पा रहे हैं। और इसका जो गुण है साइकिल का, इसमें से धुआं नहीं निकलता इसको चलाने पर, तो वो हो गया इसका एलिसाइक्लिक यौगिक का गुण कि इसको भी जलाने पर धुआं नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो इसको अपन को ऐसे याद रखना है, एलिसाइक्लिक यौगिक को, ठीक है। दूसरा आता है एरोमेटिक यौगिक। दूसरा क्या आता है, एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं सर, बिल्कुल इसका विपरीत है। कैसे है विपरीत, वह यौगिक जिन्हें जलाने पर काले धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। साइकिल का जो ट्यूब होता है जो कि काला रंग का होता है, उसको यदि आप जलाना, वो एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है ना। उसको जलाने पर इतना काला धुआं आपको मिलेगा जिसको याद नहीं, ठीक है ना। वो बहुत क्या होता है, जहरीला होता है अपने सेहत के लिए भी, ठीक है ना। तो वो जो एरोमेटिक यौगिक है, वह यौगिक जिन्हें जलाने पर काले धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। सर एक एग्जांपल दो। ये जो एग्जांपल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th क्लास या 12th क्लास, 12th तो नहीं 11th ही कहूँगा मैं, 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस जो एग्जाम्पल है, चलो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। बेंजीन
क्या है एग्जाम्पल? बेंजीन। बेंजीन में जो बंध पाए जाते हैं ना, बेंजीन में जो बंध पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? अल्टरनेटिव बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अल्टरनेटिव बॉन्ड। अल्टरनेटिव बॉन्ड को हिंदी में बताओ ना सर। अल्टरनेटिव बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती बंध। क्या होता है? प्रत्यावर्ती बंध, यानी ऐसा बंध जो एक के बाद एक छूट कर आता हो। समझो इस बात को। देखो ये बेंजीन की संरचना है, इसमें ये कार्बन है, कार्बन दिख रहा है क्या? ये जो कार्बन है ये इसमें ये दूसरे वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ रखा है। यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो इस प्रकार का जो आकृति है, इस प्रकार का जो यौगिक है, इस प्रकार की जो संरचना है वो प्रत्यावर्ती बंध कहलाती है ना। इस प्रकार के जो बंध है वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यावर्ती बंध या अल्टरनेटिव बॉन्ड, ठीक है ना, जो कि किस में पाया जाता है? बेंजीन में पाया जाता है। तो मैं बात कर रहा था कक्षा 11 की, तो कक्षा 11 में इस पूरी संरचना जो है बेंजीन की उसको बनाना सिखाते हैं, ठीक है ना, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना सिखाते हैं VSEPR द्वारा। VSEPR सिद्धांत होता है, उसके आधार पर आपको समझाया जाता है इसको, ठीक है ना। और भी बहुत सारे सिद्धांत होते हैं वो कक्षा 11 में याद आएंगे, लेकिन अभी तक अपन को ये याद रखना है कि एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं? जिनको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं, ठीक है ना, जिसका एग्जाम्पल आपको दे दिया बेंजीन है। सर ये एरोमेटिक यौगिक भी याद नहीं हो रहा, क्यों भाई? क्यों याद नहीं हो रहा? ये तो सिंपल सा ही है। नहीं हो रहा सर, इसको भी याद करने का तरीका बताओ, जैसे एलिसाइक्लिक यौगिक को याद करने का तरीका बताया था। तो बार बार पढ़ो इस नाम को, एरोमेटिक 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 एरोमेटिक, एरो 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 मतलब एरोप्लेन। एरो से आ रहा, याद आ रहा है अपन को एरोप्लेन। और एरोप्लेन जब उड़ता है आपने देखा होगा वो काला धुआं देता है। क्या देता है? काला धुआं देता है ना। तो इसको अपन को किससे याद रखना है? एरोप्लेन से याद रखना है। किससे याद रखना है? एरोप्लेन से याद रखना है। तो एरोप्लेन का क्या अवगुण होता है? एरोप्लेन का क्या एक अवगुण होता है कि जब वो चलता है ना तो उसके पीछे से काला धुआं निकलता है, जो कि पॉल्यूट करता है। किसको? वातावरण को पॉल्यूट करता है। और यही अवगुण किसका है? एरोमेटिक यौगिक का है। यही अवगुण किसका है? एरोमेटिक यौगिक का। एरोमेटिक भी क्या करता है? जलता है ना। जब ये एरोमेटिक यौगिक जब इसको जलाते हैं तो ये काले धुएं के साथ जलता है, काला धुआं छोड़ता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, एरोप्लेन भी धुआं छोड़ता है। एरोप्लेन से एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक से साइकिल, नहीं साइकिल से एरिसाइक्लिक। क्लियर है? समझ में आया ना चक्रीय यौगिक? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट जो है वो है बंध। छठा जो विशेषता है, सिक्स्थ जो विशेषता है वो क्या है? बंध। कि कार्बन जो परमाणु है वो किस प्रकार के बंध बनाता है? किस प्रकार के बंध बनाता है? कार्बन कार्बन से जुड़कर किस प्रकार के बंध बनाता है? तो देखें तो कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल यानी सिंगल, द्वि यानी डबल तथा त्रि यानी ट्रिपल बंध बनाता है। ठीक है ना। तीन ही प्रकार के बंध होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। वो तीनों प्रकार के बंध कौन बनाता है? कार्बन परमाणु बनाता है। सर एक एग्जांपल दो। लो भाई एग्जांपल लो। देखो कार्बन कार्बन से जुड़कर, जब कार्बन कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, कार्बन कार्बन जब एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं एल्केन। उसको क्या कहते हैं अपन? एल्केन। और यदि कार्बन कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड यानी द्विबंध से जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं एल्कीन। और यदि कार्बन कार्बन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो हम उसे कहते हैं एल्काइन। समझ में आ रहा है ना। अब आपको एकल, द्वि और त्रि से याद नहीं रखना है, अब आपको रखना है याद। अब अपन स्टैंडर्ड हो चुके हैं तो अपन को याद रखना है एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, एकल द्वि त्रि, एकल द्वि त्रि, एल्केन एल्किन एल्काइन। समझ में आ रहा है ना। अच्छा सर, तो ये बात थी सिक्स्थ विशेषता में। अब अपन चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो कि है, जिसको अपना जो कार्बन एवं इट्स यौगिक हैं, इसमें जो सेकेंड बुक का जो टॉपिक है वो इसी पर ही निर्भर करता है। अगर ये समझ लिया तो अपन आगे भी समझते चलेंगे। तो इस चीज़ को अपन को बहुत अच्छी तरीके से समझना, और मैं भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो छठी जो विशेषता है वो तो है बंध, जो कि इसमें तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अब अपन चलते हैं इसकी सेवंथ विशेषता के ऊपर। तो चलो
जो 7th विशेषता है यानी 7वीं जो विशेषता है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। जब इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जब इसका इस चैप्टर का कार्बोनेट्स यौगिक का इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ऐसा यौगिक या ऐसा कोई भी यौगिक आपको दिख जाए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दिखें तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है ना। तो अब आप पूछोगे सर हाइड्रोकार्बन कैसे बना लेता है, ये हाइड्रोकार्बन क्यों बनाता है, क्यों बनाता है? समझो इस बात को। देखो एक परिभाषा दे रखी है, उसको समझो। लिख रखा है कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि दो बातों पर ही तो, दो परमाणु ही तो आपस में जुड़ रहे हैं ना। कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। मतलब कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है। इस कारण ये है आपस में इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी द्वारा सह संयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं सर? क्योंकि कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु इन दोनों की जो विद्युत ऋणता होती है ना, यानी इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो लगभग समान होती है। सर मैं तो भूल गया विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। याद था मुझे, मैंने याद करा था पिछले वाले जो चैप्टर था ना उसमें मैंने याद करा था, लेकिन भूल गया मैं। क्यों भूल कैसे गए? चलो मैं बताता हूँ विद्युत ऋणता किसे कहते हैं। देखिए सहसंयोजक बंध से, सहसंयोजक बंध होते हैं ना, दो परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। सहसंयोजक बंध में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो सहसंयोजक बंध दो परमाणु के मध्य साजित इलेक्ट्रॉनों को उन दोनों परमाणु में से किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के, उन साजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है सर, बताओगे क्या? वैसे ये आपके जानने की वो नहीं है, आपके जानने का टॉपिक नहीं है कि आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणी तत्व किसे कहते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। फोन क्या होता है? फोन। आप बोलोगे सर फोन क्या होता है? कुछ नहीं, फोन याद रखो। फोन की स्पेलिंग क्या याद रखनी है? FON। क्या रखनी है? FON। F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणी तत्व होता है। ये यदि सहसंयोजक बंध से जुड़ेगा तो ये जो साजित इलेक्ट्रॉन है ना उन पर ज्यादा हक जताएगा, बोलेगा मैं लूंगा, मेरे पर ज्यादा हक है, यानी उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। यानी कुछ ना कुछ ढलाव जो है उन इलेक्ट्रॉनों का किसकी तरफ रहेगा? उस फ्लोरीन की तरफ रहेगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन है और इसी प्रकार नाइट्रोजन है। तो इसको याद कैसे रखना है? फोन से, FON, फोन। जो फ्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 9, ऑक्सीजन का होता है 8 और नाइट्रोजन का होता है 7। ठीक है ना, देख लेना वहां पर जाकर, कहां पर? आवर्त सारणी में जाकर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं हाइड्रोकार्बन की बातचीत को, थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरा फंडामेंटल है चलता है। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन को अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे, मेथेन के एग्जाम्पल से समझेंगे। कौन से एग्जाम्पल से समझेंगे? वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। मेथेन के एग्जाम्पल से समझेंगे। मेथेन का सूत्र याद है कि नहीं है? अभी याद करवाया था, CH4। क्या होता है? CH4। ठीक है ना। तो कैसे याद रखेंगे? देखो कार्बन है, क्या है? कार्बन है अपने पास। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पड़े कितने रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। तो उन चारों इलेक्ट्रॉन को अपन कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है। ब्लैक डॉट्स जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये कार्बन के बाह्यतम कोश या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है सर। अच्छा, इसको जरूरत कितनी की है? 4 इलेक्ट्रॉनों की। कैसे पता चला? संयोजकता से। संयोजकता किसे कहते हैं पता है ना? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या दर्शाती है? संयोजकता। ठीक है ना। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब ये कार्बन क्या कर रहा है? ऐसे बंदे को ढूंढ रहा है या ऐसे परमाणु को ढूंढ रहा है, आवर्त सारणी में ऐसे परमाणु को ढूंढ रहा है
कि जो इस भिखारी को यानी इस कार्बन को 4 परमाणु दे दे, है ना। अभी इस सिचुएशन में जो कार्बन है वो एक भिखारी के रूप में भीख मांगने जा रहा है। किससे? किसी से मांगने जा रहा है कि है ना भाई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे अपना अष्टक पूर्ण करना है, ठीक है ना। तो ये खोज में निकल जाता है। अब मुझे ये बताओ क्या है इसकी ये खोज, कार्बन परमाणु की ये खोज कि कोई परमाणु इसे 4 इलेक्ट्रॉन दे, क्या ये सफल होगी? क्या ये खोज इसकी सफल होगी क्या? कोई इंटेलिजेंट बॉय बोला नहीं होगी। क्यों इंटेलिजेंट बॉय, क्यों नहीं होगी बताओ? सर क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है सर, और बहुत ऊर्जा देने के लिए कोई उसमें लगता है बहुत आकर्षण, ठीक है ना, और साझा करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अपना नुकसान कर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है ना। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन का दे सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता ना। 4 इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी ये खोज खराब हो गई, यानी कार्बन असफल हो गया। तो ये लौट गया, घर लौट रहा था। तो रास्ते में इसको कौन मिला? हाइड्रोजन मिला। कौन मिला? हाइड्रोजन मिला। हाइड्रोजन ने इससे पूछा कार्बन से, अरे कार्बन क्या हो गया, इतना निराश क्यों हो रहे हो, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तो कार्बन ने अपनी पूरी कहानी बताई, पूरी चिट्ठा खोल दिया इसने अपने दुखी का कि यार क्या बताऊं हाइड्रोजन भाई, हमारे तो क्या मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। आवर्त सारणी में एक भी तत्व ऐसा नहीं है जो मुझे क्या 4 इलेक्ट्रॉन दे पाए। तो हाइड्रोजन हंसने लग गया, है अरे यार क्या तू भी बकवास कर रहा है, तेरे को कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? मेरी बात सुन, मैं हूं ना हाइड्रोजन, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और मेरे परिवार में 3 सदस्य और हैं, उनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, तू अपने एक जो तेरे को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तू मेरे से साझा कर ले और मैं तेरे से साझा कर लेता हूं, ताकि मेरे, आपको पता होगा हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में या बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो हाइड्रोजन बहुत चालाक है, दिमाग है, बुद्धिमान है वो। तो उसने क्या बोला, 1 इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे देना और बाकी जो मेरे सदस्य उनको दे देना, और मैं भी, तू मेरे इलेक्ट्रॉन भी यूज कर ले। तो कार्बन ने बोला यार बात तो सही कह रहा है, चलो यार एक बार ऐसा करके देखते हैं। चलो फिर ये मान गया सब कुछ, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बन से, अब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन के पास आ रहा है। तो ये आया है ना, कार्बन से इसने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, फिर बाकी 3 सदस्य लाया अपने कार्बन के, तो उससे भी ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन ने कार्बन से बोला कि अपन को जैसे जैसे अपनी आवश्यकता होगी ना, तू यदि तेरे को अपना अष्टक पूर्ण करना हो, वैसे कार्बन का अष्टक होता है और हाइड्रोजन का द्विक होता है। हाइड्रोजन का द्विक होता है क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और होते इसके पास 1 है। तो भरने कमी कितने की? 1 की है, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन द्विक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कंप्लीट कैसे करेगा अपने, ये इसने अपने ले लिए, है ना। हाइड्रोजन ने पहले, एक हाइड्रोजन ने अपने 2 कंप्लीट कर लिए, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। रेड वाला जो है वो हाइड्रोजन का है, ब्लैक वाला जो है वो किसका है? कार्बन का। और ये रेड और ब्लैक क्या दर्शा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन का है, कार्बन का है। क्लियर हुआ? इसी प्रकार इसको देखा देखी दूसरे हाइड्रोजन ने भी जोड़ लिया, इसको देखा देखी तीसरे हाइड्रोजन ने भी जोड़ लिया, और इसको देखा देखी चौथे हाइड्रोजन ने भी जोड़ लिया, ठीक है। इसकी क्या हो गई, पूरी काम हो गया। हाइड्रोजन के सारा बाह्यतम कोश बिल्कुल कंप्लीट हो गया, पूरा इसका द्विक जो है वो पूर्ण हो गया, ठीक है। अब खोज में तो कौन था? कार्बन। अब कार्बन का काम बनना बाकी है। तो कार्बन ने भी क्या करा, कार्बन को कितनी जरूरत है? 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो कार्बन ने पूरा घेरा करा, ये वाला, ये पूरा घेरा करा, और पूरे घेरे में इसने अपने पूरे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए। ये जो संरचना पूरी दिख रही है ना, ये किसकी संरचना है? मेथेन है, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहलाता है। ये जो अपन ने संरचना बनाई है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहलाता है। पूछा जा सकता है मेथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखो, बनाओ, तो ये आपको ये करना है, और आता भी ये प्रश्न लायक है, पूछने लायक प्रश्न है, ठीक है ना।
तो ये है मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, ठीक है। अब मैं आपको अलग अलग तौर पे समझाने वाला हूँ। अब आपको मैं जैसे ये घसट पसट थोड़ा दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। इसमें से कार्बन वाले भाग को अलग कर दूंगा और इसमें से हाइड्रोजन वाले भाग को अलग कर दूंगा। ये पूरी जो संरचना दिख रही है ना, इसमें से कार्बन वाले भाग को अलग करूंगा और हाइड्रोजन वाले भाग को अलग करूंगा। कैसे करूंगा देखो, ये जो कार्बन दिख रहा है ना, कार्बन में से मैं इसमें से अलग करता हूँ। ये वाली जो है कि कार्बन ने अपने बाह्यतम कोश में या कक्षा में किस प्रकार से अपना अष्टक पूर्ण करा है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा करा है, वो देखते हैं। देखो अलग करो, इसमें से करा अलग, समझ में आ रहा है। अपन ने कार्बन के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन थे उसमें से अपन ने देखा कि किस प्रकार से इसने 8 इलेक्ट्रॉन भरे। देखो हाइड्रोजन का ये एक परमाणु 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाह्यतम कोश में एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार अगर हम देखें हाइड्रोजन ने किस प्रकार करा है, तो हाइड्रोजन की भी अलग करो। ये लो हाइड्रोजन का भी अलग हो गया। तो हाइड्रोजन ने भी किस प्रकार ऐसे ही करा है। देखो ये हो रहा है हाइड्रोजन का, है ना, 1 2, पहले हाइड्रोजन का 1 2 द्विक पूरा, दूसरा हाइड्रोजन का 1 2 द्विक पूरा, तीसरा हाइड्रोजन का 1 2 द्विक पूरा और चौथे हाइड्रोजन का 1 2 4 पूरा, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट। अपन ने आज पढ़ा कार्बन परमाणु की 7 विशेषताओं को बड़ी ही डिटेल से, और यहाँ मैं देखता जा रहा हूँ कि 1 घंटे के लगभग हमारी वीडियो हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा डेटा फूकेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। नोट्स तैयार कर लिए होंगे आशा है। मैं PDF लिंक नहीं देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये बात हुई क्लियर। अब अपन एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि अपन ने कौन कौन सी विशेषताओं को पढ़ा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और बात है, ये तो अपन ने पढ़ा मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला तो मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है, और एक और होता है मीथेन का संरचना सूत्र, जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। जब अपन ने वीडियो को स्टार्ट करा था उसमें अपन ने मीथेन का संरचना सूत्र पढ़ा था, जो कि ये होता है ये। अब अपन ने दोनों प्रकार के सूत्र बनाना सीख लिए, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र भी बनाना सीख लिया, संरचना सूत्र भी बनाना सीख लिया, ठीक है ना। अब अपन बिल्कुल माहिर हो चुके हैं, आधे अधूरे, क्योंकि अभी ये फर्स्ट पॉइंट ही है, चैप्टर का फर्स्ट ही टॉपिक है, जिसमें अपन ने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बढ़ते हैं आगे रिमाइंडिंग पॉइंट पर, ठीक है ना। तो देखो रिमेंबर पॉइंट, ठीक है ना, रिमेंबर पॉइंट। इसमें अपन ने क्या क्या करा, तो रिमेंबर पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा, कार्बन परमाणु की विशेषताएं पढ़ी। क्या पढ़ी, कार्बन परमाणु की विशेषताएं। कितनी प्रकार की पढ़ी, 7 प्रकार की पढ़ी, जिनमें से पहली है परमाणु क्रमांक। जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको इनके इंग्लिश नेम इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप विचलित हो सकते थे थोड़ा, इसलिए मैंने लास्ट में इनके पूरे इंग्लिश नेम बताए। परमाणु क्रमांक, कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब दूसरी है रासायनिक प्रतीक, केमिकल सिंबल, है ना। कार्बन परमाणु का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, C होता है, ठीक है ना। तीसरी विशेषता क्या पढ़ी अपन ने, संयोजकता, यानी वैलेंसी को पढ़ा, ठीक है ना। कार्बन परमाणु की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना। और कार्बन परमाणु अपनी वैलेंसी कितने प्रकार से पूर्ण करता है, 4 प्रकार से पूर्ण करता है, ठीक है। वो भी अपन ने भलीभांति रूप से पढ़ा। चौथा जो विशेषता है कार्बन परमाणु की, वो क्या है, ज्यामिति। वो क्या है, ज्यामिति। ज्यामिति यानी जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है, पता है ना अभी, सम चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, जिनको अपने बहुत अच्छे तरीके से बनाना भी सीखा, और ये भी सीखा उसके मध्य जो बंद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंद होता है वो कितना होता है, ये भी सीखा। देखो बिल्कुल 1 घंटे की होने वाली है अपनी वीडियो। आगे वाली जो विशेषता है वो है श्रृंखलन। क्या है, श्रृंखलन यानी कैटिनेशन। कैटिनेशन पता है ना क्या होती है, भूल तो नहीं गए, क्या होती है, कार्बन से जुड़कर शाखित चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के इस गुण को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन यानी कैटिनेशन कहते हैं, और इसको हमने भलीभांति रूप से समझा भी, ठीक है। आगे बढ़े 6th विशेषता पर, तो है बंध, है ना, बॉन्ड।
कार्बन परमाणु तीनों प्रकार के बंध बनाता है। कार्बन कार्बन से जुड़कर एकल बंध भी बनाते हैं जिसके हम एल्केन कहते हैं, द्विबंध भी बनाते हैं जिसके हम एल्कीन कहते हैं, और त्रिबंध भी बनाता है जिसे हम कहते हैं एल्काइन। ठीक है, ये वही छठी बंध। अब सातवीं विशेषता है कार्बन परमाणु की हाइड्रोकार्बन, जिसका हम अगली जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर भलीभांति रूप से अध्ययन करने वाले, बहुत बढ़िया रूप से। हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसका कारण समझा। क्यों बनते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों की जो विद्युत ऋणता होती है, यानी विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो आपस में लगभग समान होती है। तो ये आपस में जुड़कर इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा किस बंध में होता है? सह संयोजक बंध, यानी कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसको भी अपन ने अच्छी तरीके से समझा। ठीक है ना, इन सातों पॉइंटों को आपको याद रखना है। कार्बन परमाणु की विशेषताओं में 7 पॉइंट। देखिए, 1 घंटा एक टॉपिक को कोई नहीं देगा, यूट्यूब पे जाकर देख लेना। इस वाले जो कार्बन परमाणु की विशेषता है, इसको तो यूं कराते हैं चुटकियों में, मतलब बच्चे के समझ में आया नहीं आया बिल्कुल पढ़ा दो, आप रीडिंग करवा दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा जो स्टडी स्टेशन विद एचएन चैनल है उसमें बिल्कुल आपको क्वालिटी वाइज आपको दी जाएगी शिक्षा। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक, रासायनिक प्रतीक, संयोजकता, ज्यामिति, संकलन, बंध, हाइड्रोकार्बन, इसको याद रखना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।